नमस्कार, वेलकम टू शशांक आईएएस। सबसे पहले मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुप्तकालीन भू व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और इस काल के भू व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण शब्दावली है या फिर महत्वपूर्ण शब्द हैं उन पर हम लोग भी परिचर्चा करेंगे, विस्तार से परिचर्चा करेंगे। आज की क्लास अगर आप गंभीरतापूर्वक ध्यान से क्लास को करते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभान्वित क्लास होगा। तो चलिए गुप्तकालीन भू व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा करें। उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद अपने विद्यार्थियों को कि लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन हाँ, एक दुख की बात यह रहती है कि जब क्लास शुरू होता है उस टाइम आप नहीं जुड़ते हैं। तो थोड़ा सा क्लास जब शुरू हो उस टाइम आप जुड़ेंगे तो थोड़ा सा उससे क्या रहेगा कि आपको क्लास और अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन आप बीच से जुड़ते हैं तो इधर उधर भटकने का काम छोड़िए, विश्वास के साथ आप जुड़िए। लगातार मैं आपसे कह रहा हूं और पिछले 2 महीने से हमारी अपनी क्लास चल रही है। पूरा हमारा प्रयास रहता है कि निरंतरता बनी रहे, उसके लिए किन्हीं भी परिस्थितियों में हम क्लास लेने को तैयार रहते हैं। तो अब आप भटकिए नहीं, जुड़िए। आपका अपना प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन की फीलिंग आपके साथ बहुत बेहतर करने का प्लान हमारा है। जो भी विद्यार्थी इधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं भविष्य में निश्चित है कि वह बेहतर करने का काम करेंगे, बेहतर करने का प्रयास करेंगे और संस्था भी उनके लिए आने वाले एग्जाम्स को पर्सनल तैयारी कराएगी। चलिए, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपके बीच में रखते हैं उसको दे दें। वंस अगेन वेलकम टू शशांक आईएएस। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने शशांक आईएएस की इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसके ठीक नीचे ट्रिगर एग्जाम दिया हुआ है, यानी शशांक आईएएस, और यहां पर ट्रिगर एग्जाम दिया हुआ है। ये आपके शशांक सर का इमेज है, आपके अपने एप्लीकेशन का इमेज है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर हैं, सब्सक्राइबर्स भी हमारे ठीक ठाक हैं और आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन एप्लीकेशन डाउनलोड होने वाली जब बात होती है तो विद्यार्थी इधर उधर भगने का प्रयास करता है। आप तरह तरह के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो गूगल प्ले स्टोर से, बट आप जो आपके भविष्य के लिए बेहतर है उस प्रकार के ऐप को भी डाउनलोड करना सीखिए। इस संस्था के साथ जुड़िए। एप्लीकेशन पर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, तो आप जुड़ें और बेहतर करने का प्रयास करें। चलिए, हम लोग फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो साहब आप यहाँ पर देखेंगे कि इतिहास एक समग्र अध्ययन का कोर्स आपके बीच में है जो कि 4 मंथ्स ड्यूरेशन में, और आप यहाँ पर देखेंगे कि जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। बात अगर फीस स्ट्रक्चर की करें तो पूरे कोर्स की फीस 1199 रुपए है, बट अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो मात्र 999 रुपए आपके लिए ये फीस है। मंथली पेमेंट करना चाहते हैं तो 300। सुविधा आपके लिए सभी प्रकार की हैं, आप जुड़े। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट होता है या आता है या आपको लगता है कि मुझे इसकी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 8010045904 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, या फिर हमारे दूसरे नंबर 9140901577 पर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्लास को आप अच्छे से एंजॉय करिए। भू व्यवस्था गुप्तकालीन, यानी कि गुप्त काल की भू व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको अगर हम गुप्त काल के टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है कि तकरीबन 319, वैसे तो 300 ईस्वी ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 319 ईस्वी से लेकर के तकरीबन 550 ईस्वी के मध्य की हम बात कर रहे हैं। इन समयों की मैं बात कर रहा हूं और तकरीबन ये कितना टाइम होगा अगर हम इसको देखेंगे तो 250 साल। इसके बीच में क्या स्थिति रही है उन सब पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास चूंकि गुप्तकालीन भू व्यवस्था पर डिपेंड है इसलिए उस पर हम लोग बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना साहब? जो देवी और देवता हैं उन सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि जरूरी है आपको समझना। चलिए, तो मुस्कुराइए और थोड़ा सा क्लास को कंटिन्यू करिए। गुप्तकालीन भू व्यवस्था, तो चलिए हम लोग गुप्तकालीन भू व्यवस्था पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग गुप्तकालीन भू व्यवस्था की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि भूमि का मालिक कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि भूमि का मालिक कौन होगा। कौन सा विद्यार्थी हमारा बताएगा कि भूमि का मालिक कौन होगा? भूमि का मालिक, गुप्त काल में भूमि का मालिक। देखिए, बहुत सारे लोग अपने अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहां पर देखना है भूमि का मालिक, यानी कि जो गुप्त शासन प्रशासन का मालिक होगा, जो गुप्त साम्राज्य का मालिक होगा, वही जो है भू व्यवस्था यानी गुप्तकालीन भूमि का मालिक भी होगा।
तो यानी कि मालिक कौन होगा भाई? राजा होगा, राजा। कौन है भाई? राजा। तो ये भूमि का मालिक है। लेकिन राजा जो है वह कृषि कार्य तो करेगा नहीं। राजा जो है उस भूमि को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को देगा, ठीक है, या उस भूमि को किसानों को देगा, और उसके बदले में पारितोषिक रूप से उसे क्या प्राप्त करेगा? कर प्राप्त करेगा, टैक्स प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले गुप्त काल में भूमि का जो मालिक होता है और राजा होता है। लेकिन 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 और एक बार फिर लेकिन, इस काल तक आते आते आप देखेंगे, या इस काल में सामंतीय व्यवस्था भी प्रारंभ हो चुकी थी। सामंती व्यवस्था में आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे सरदार हुआ करते थे, क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे कह सकते हैं, जो कि बड़े राजा के अधीन थे, जिन्हें हम सामंत कहते हैं, वह भी भूमि के मालिक हुआ करते थे। तो चाहे क्षेत्रीय स्तर की बात करें तो वहां का जो सामंत है, शासक है, वह भूमि का मालिक होगा, और बृहद स्तर पर बात करें तो राजा, जो कि सबसे बड़ा पावर में बैठा हुआ है केंद्र में, वह भूमि का मालिक होगा। तो राजा जो है भूमि का मालिक है। अब ये करता क्या था? ये उत्पादन जो होता था, उत्पादन, ठीक है, जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता था, उत्पादन का, उसका जो है कर के रूप में 1/6 या फिर 1/4 यह उत्पादन के रूप में लेता था। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है और हमारे विद्यार्थी गलत कर जाते हैं। बेटा इसको याद कर लेना कि जो भूमि का मालिक है राजा, वो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का 1/6 या फिर 1/4 वह कर के रूप में लेता था, ठीक है। और इस कर को क्या कहा जाता था? इस कर को कहा जाता था भाग। क्या कहा जाता था भाई? भाग कहा जाता था। तो इस कर को क्या कहा जाता था? भाग। मैसेज में मुझे भाग लिख करके बताइए। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि गुप्तकालीन जो भूमि है उसका मालिक कौन होता था साहब? राजा होता था। राजा जो होता था वह प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का, यानी कि उत्पादन का 1/6 या फिर 1/4 किस रूप में लेता था? कर के रूप में लेता था। और उस कर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था, भाग कहा जाता था। पहली बात आप इसको देखेंगे, यह मुख्य कर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मुख्य कर। इसके अलावा राजा एक कर और लेता था, जो भी ये महत्वपूर्ण है, एक और कर लेता था। उस कर को कहा जाता था भोग। और ये भोग नामक जो कर राजा लेता था, इसकी व्याख्या मनुस्मृति में की गई है, मनुस्मृति में की गई है। और ये जो भोग नामक कर होता था ना, कहा जाता था यह फल, फूल, सब्जी, किताबों में तरकारी लिखा हुआ है। कितने लोगों को अगर मैं तरकारी लिख दूं तो कहेंगे शशांक सर तो एकदम देहाती हो गए हैं। हम देहाती ही हैं साहब, हम तरकारी ही खाते थे पहले। अब शहर में आकर के सब्जी और वेज नॉन वेज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाते तो हम तरकारी ही हैं, आप लोग भी देखेंगे। तो फल, फूल, सब्जी, तरकारी इस रूप में, इसी रूप में कर लेता था। यानी कि आप उसके लिए ऐसा नहीं था कि पैसे लेकर के जाएंगे और कुछ लेकर जाएंगे, नहीं। भोग नामक जो कर की व्यवस्था गुप्त काल में थी, वह फूल, सब्जी, तरकारी ये सब ले जाकर के राजा को देते थे कि हे राजन, मैं आपके लिए भोग लेकर के आया हूं। तो यह भी एक कर के रूप में था, कर के रूप में। वैसे तो भाग नामक कर हुआ करता था, लेकिन मनुस्मृति में भोग नामक कर का। अच्छा, ये जो भाग नामक कर है ना, ये जिस अनाज का आप उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं, चावल, जो भी, उसका 1/6, 1/4 होता था। लेकिन जो फल, फूल, सब्जी, तरकारी, इन सब का जो आप उत्पादन करते थे, वह भोग के रूप में कर में दिया जाता था मनुस्मृति के अनुसार। तो यहां तक इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो अब मान लीजिए ये तो टैक्स की बात है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के करों की बात की गई है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के करों की बात की गई है। चलिए अन्य कर की हम बात करें, अन्य कर की बात करें। बात को आपको सबको समझना है। मैं फिर कह रहा हूं कि गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है साहब। अन्य कर की हम बात करें तो आप यहां पर देखेंगे उद्रंग, लिखिए तो उद्रंग, जल्दी ही टेस्ट होने वाला है। उद्रंग नामक कर। कहा जाता है कि उद्रंग जो कर होता था, स्थायी काश्तकारों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। जो स्थायी काश्तकार होते थे उन पर लगाया जाने वाला भूमि कर है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि स्थायी काश्तकारों पर लगाया जाने वाला भूमि कर।
ठीक है, उद्रंग, कई बार ये पूछा गया है। जबकि ऊपरी कर एक अलग कर होता था, ऊपरी कर, ऊपरी कर यह अस्थायी किसकों पर लगाया जाता था? अस्थायी कृषकों पर। तो जो है उद्रंग स्थायी काश्तकारों पर लगाया जाने वाला भूमि कर, जबकि ऊपरी कर अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला कर होता था। अब प्रश्न यह होता है कि कृषक जो होता था वो भूमि कर के रूप में हिरण्य या फिर मेय, जो कर होता था, कर किस रूप में देना होता था? कर देने का रूप, कर देने का रूप। तो कर देने के दो रूप होते थे, एक होता था हिरण्य और दूसरा होता था मेय। हिरण्य क्या है साहब, जरा इसको जान लीजिए। यह नगद होता था, यानी कि नगद आप देते थे, ठीक है, नगद कर जो होता था यह हिरण्य होता था। और मेय जो होता था यह अन्य के रूप में दिया जाता था, अन्य के रूप में। जब भी हिरण्य शब्द आए यानी कि कैश आपको देना होता था मुद्रा के रूप में, हिरण्य। राजा कहता था कि नहीं मुझे मेय नहीं चाहिए, मुझे हिरण्य चाहिए, तो उसका आप कैश देते थे। लेकिन मेय के रूप में तो आप अन्य देते थे। तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे कि उद्रंग और ऊपरी कर तो देखा, लेकिन कर देने का जो रूप था वो हिरण्य और मेय। इन शब्दों पर भी कई बार प्रश्न परीक्षा में बना हुआ है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, हर क्लास में मैं इस बात को बोलता हूं और यहां पर भी बोलता हूं। देखो जो मरेगा ना उसी को मोक्ष मिलेगा, बहुत शाश्वत सी बात है। अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो, और बाकी अन्य धर्म को मानते हैं तो वहां पर भी मेहनत को दिखाया गया है। कहते हैं कि अगर किसी से पूछिए स्वर्ग कैसा होता है, स्वर्ग के बारे में आप बताइए, तो स्वर्ग के बारे में तरह तरह की बातें लोग करते हैं, ऐसा है वैसा है, स्वर्ग ऐसा है, जन्नत ऐसा है, बहुत सारी हूर मिलेंगी और मिलेंगे। लेकिन वो तभी आप देख पाएंगे जब एक बार जीवन को त्यागेंगे कि स्वर्ग जाते हैं कि नरक जाते हैं, यानी कि जन्नत या जहन्नुम। तो यहां पर भी वही बात है, जब खूब मेहनत करिएगा, कड़ी मेहनत करिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। और इस भौतिक संसार में सफलता ही मोक्ष है। जिसका सिलेक्शन हो गया ना वो जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया। अपने जरूरत, अपने आवश्यकता की पूर्ति, सुख समृद्धि के लिए संसाधन को जुटाना, यही सब अगर आप कर ले जाते हैं तो आपका इस जीवन में मोक्ष है। तो ये तभी हो सकता है ना जब खुद मेहनत करोगे। तो ध्यान रखना है, भाव ये है हमारा कहने का कि याद करो, समझो, उसको बार बार लिखो। बाकी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कुछ तो ऐसे विद्यार्थी हैं मैं उनको ढूंढ रहा हूं, एडमिशन लेने के बाद वो गायब हो गए हैं और गुरु पूर्णिमा पर मुझे मैसेज किए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग गुरु पूर्णिमा पर याद किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसमें हमारे कुछ ऐसे विद्यार्थियों का है जिनका प्रेम हमारे लिए बहुत है, लेकिन क्लास में वो गायब रहते हैं। जब कभी भी मैं मैसेज करके पूछता हूं क्लास कैसी चल रही है, सर बहुत बढ़िया, मस्त, बट सर थोड़ा सा ऐसी ऐसी स्थिति है, हम जल्दी ज्वाइन करेंगे, आएंगे। लेकिन भाई उससे क्या होने वाला है? गुरु पूर्णिमा पर अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, प्रेम है आपका, लेकिन खुशी तब मिलती है जब आप निरंतर क्लास करने वाले विद्यार्थी करते हैं। आपका सिलेक्शन हो जाए तो फिर वो दूसरी बात हो जाती है। लेकिन अगर आप विद्यार्थी बन के जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा मेहनत तो कर लो ना साहब, क्योंकि हमेशा उस दिन को याद करना चाहिए ना जिस दिन जब आप एडमिशन लेते हो और पेमेंट करते हो। उस दिन जो जोश आपका होता है वही जोश होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, हर क्लास में शशांक सर का वो परफॉर्मेंस नहीं होगा, ना तो हर दिन आपकी वो मेहनत हो पाएगी, तो ना तो हर दिन आप उस प्रकार की मेहनत कर पाएंगे, ना हर दिन हमारा वो परफॉर्मेंस होगा। लेकिन नहीं, अपनी निरंतरता को बनानी है, हमें भी अपनी निरंतरता को बनानी है और आपको भी अपनी निरंतरता को बनानी है। इसी में कुछ क्लासेस मेहनत करने पर और कुछ क्लासेस कम मेहनत करने पर भी समझ में आती जाएंगी। तो हमारी बात को समझिएगा, लगातार बने रहिए। उस दिन को याद करिए जिस दिन आप एडमिशन ले रहे थे और आप सोच रहे थे कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, वही जोश बरकरार होना चाहिए। खैर छोड़िए, आप हिरण्य जो है नगद के रूप में हमको हिरण्य दिए हैं, तो बाकी में अन्य के रूप में। तो आप यहां पर देखेंगे कुछ और शब्दावली हैं, जरा देख लीजिए। कहा जाता है कि भूमि संग्रह करने के लिए आप देखेंगे कि एक अधिकारी का जिक्र किया जाता है। मैं उस शब्द को दे दूं, ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण एक शब्दावली यहां पर है और दूसरी शब्दावली महाक्ष पटलिक। अच्छा, हमारे कई विद्यार्थी क्लास किए हैं, हमारे विद्यार्थी जो शब्दावली वाली क्लास हमने कराई थी, वहां पर इन शब्दों का हमने उल्लेख किया था।
आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो मुझे बता सकते हैं कि ध्रुवाधिकरण का क्या तात्पर्य होता है, और कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो बता सकते हैं कि महाक्षपटलिक क्या होता है? ठीक है, एक और मैं लिख देता हूं, तीसरा, न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण, ठीक है, इन तीनों शब्दों को, और परीक्षा में क्वेश्चंस बना हुआ है, आप किसी भी बड़े भैया से पूछिएगा ना जो ताऊ तैयारी कर रहे हैं 39 साल तक, वो इसीलिए 39 साल हो जाता है, मेहनत नहीं। तो ध्रुवाधिकरण क्या होता है? चलिए, आपके बीच से आंसर आना प्रारंभ हो गया होगा, क्योंकि अभी मैं उस समय लाइव रहूंगा, तब मैं देखूंगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि भूमि कर संग्रह करने के लिए, ठीक है, भूमि कर संग्रह करने के लिए जो अधिकारी होता है, भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी, भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी ध्रुवाधिकरण। महाक्षपटलिक भूमि आलेखों को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, महापटलिक होता था। भूमि आलेखों को सुरक्षित करने के लिए, भाई पता है अभी एप्लीकेशन 400 के आसपास पहुंचा है, जिस पर 400 विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। हालांकि लोग चीज़ों को प्राइवेसी में रखते हैं, लेकिन एक बात बताओ यार, इतने स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं, इतने लोग यूट्यूब पर क्लास को देखते हैं, मतलब क्या यार तुम लोगों से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होता है? मतलब कहीं तो खुशी प्राप्त हो यार। एक चैनल सब्सक्राइब्स करने में दिक्कत हो जाती है, जो लोग बाहर के लोग क्लास देखते हैं। एप्लीकेशन मात्र 400 लोगों ने अभी डाउनलोड किया है, तो इतना तो कर सकते हो, मोबाइल में इतना जगह तो बना लो। इतने एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो आप, अगर एक दो फालतू एप्लीकेशन है तो हटाओ ना साहब यार, अपनी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। और मैं आपसे ही कह सकता हूं, मैं आपसे नाराज भी हो सकता हूं, मैं आप पर गुस्सा भी कर सकता हूं, और अनुनय विनय भी कर सकता हूं। पिछले 3 महीने से अपनी क्लासेस चल रही हैं, चैनल आपके बीच में है, 400 लोग भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। मतलब क्या होता है? कम से कम आपके जो अपने दोस्त हैं, जो सारी चीजें हैं, थोड़ा सा उनसे कहिए। और जो लोग हमारी क्लास को यूट्यूब पर बाद में भी देखते हैं, उनके लिए भी ये बातें होती हैं। खैर मुझे पता है कि क्लास को जब देखते हैं तो बोलते हैं अरे छोड़ो, अरे मास्टर क्या बोल रहे हो, एप्लीकेशन कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, रे भाई क्या दिक्कत है। बड़ी सोचते सोचते कब वस्तु बन जाओगे ये किसी को पता नहीं है। हमेशा जीवंत रहो, जिंदा रहो, एक्टिव रहो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लाभ ना हो तो डिलीट कर दो। कौन सा तुमको कोई बांध के रखा है? किसी का भी एप्लीकेशन, मोबाइल फोन चला रहे हो, एंड्रॉयड सिस्टम है तो इसी के लिए तो लिए हो, करो उसको। तो ये चीजें होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन डाउनलोड करने से हमको ताकत मिले, हम और मेहनत करें आपके बीच में। एक खुशी तो होती है ना, प्रेरणा जो होती है ना, और एक जो आपको काम करने की जो खुशी मिलती है, वो बहुत बेहतर करने का प्रयास, हर दिन जो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करती है। देखो अपनी लाइफ में कोई बेस्ट नहीं कर सकता, इस बात को मैं आपको बता दूं। जिंदगी में आप सिर्फ बेहतर करने का सोचो, गुड से बेटर। वो अपने आप कब बेस्ट हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। सदैव गुड से बेहतर। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो प्रयास करो कि आप उससे बेहतर करने का। जब आप बेहतर करने लगो तब वो सारी चीजें आपके लिए अच्छा हो जाएंगी। फिर उस पर आप रुक करके उससे भी बेहतर करूं, फिर बेहतर से बेहतर करूं, बेहतर से बेहतर, और आगे निकल जाओगे। तो थोड़ा सा ये जिंदा रखो यार। अगर सच में लगे कि आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है ना, तो उसके लिए थोड़ी सी 2 सेकंड निकाल कर सोचा करो। खैर एप्लीकेशन आज जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। शशांक IAS का एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, देखो ये एप्लीकेशन है, देख लो। इसको करने में आप लोगों को इतनी तकलीफ होती है। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप जाइए, शशांक IAS सर्च करिए, न्यू यूजर्स पे अकाउंट पर अपना डिटेल भर दीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। आने वाले टाइम में मैं जो है मैराथन क्लास लेने वाला हूं। वो मैराथन क्लास जो होगा वो फ्री होगा। 24 घंटे की एक क्लास, 24 घंटे की एक क्लास, उसमें 12-12 घंटे करके डिवाइड कर देंगे बीच बीच में। वो उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए रहेंगे, तो उन्हीं को मैसेज मैं कर पाऊंगा, उन्हीं को इन्फॉर्म कर पाऊंगा। एक को मैं कहां से इन्फॉर्म करूंगा? तो बेटा थोड़ी सी इतनी ताकत दिखाओ, बाकी तुम्हारी इच्छा पता जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जैसी भावना रखोगे वैसी होगा। खैर चलिए, हमारे जो मोहन सोहन लोग हैं और हमारे जो छात्राएं हैं सब बेहतर कर रही हैं। तो कहां पर थे साहब? ये है, ठीक है। इसके अलावा भू आलेखों को सुरक्षित करने के लिए एक और अधिकारी होता था,
उसको बोलते थे साहब कर्णिक। तो एक और अधिकारी है कर्णिक, कर्णिक नामक अधिकारी, ये भी भू आलेखों को सुरक्षित रखता था। इसके साथ ही साथ भूमि कर संग्रह करने के लिए, ठीक है, तथा भू आलेखों को सुरक्षित करने के लिए हमने आपको बता दिया महाक्षपटलिक और कर्णिक। इसके अलावा न्यायाधिकरण है। तो न्यायाधिकरण नामक जो पदाधिकारी होता था भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करता था। भूमि संबंधी, क्योंकि न्यायाधिकरण है ना, न्याय सब लिखा हुआ है। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा जब झगड़ा करते हैं ना लोग जमीन के लिए, कहते हैं जर जोरू जमीन, ये कई बार पतन का कारण बन जाती है। यहां पर सदैव विवाद होता है। तो थोड़ा सा यहां पर बौद्धिकता का परिचय देंगे। कभी ऐसी स्थिति बने तो भूमि संबंधी विवादों का थोड़ा सा जो है उसका निराकरण खुद कर लीजिएगा। तो ध्रुवाधिकरण, महाक्षपटलिक, न्यायाधिकरण, ये शब्द ऐसे हैं, टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी। ठीक है, आप एक बार याद करके देखिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। चलिए, इसके अलावा गुप्त काल में अन्य सहायक कर भी लिए जाते थे। अन्य कर में तो हम लोग देखे हैं। अन्य कर दोबारा भी मैं लिख देता हूं। अन्य कर और कौन कौन से हैं, तो जिसमें आप देखेंगे, एक बार आप देखिएगा, जैसे विष्टि, नाम सुने होंगे, विष्टि ये होता था, ये वेगार या निःशुल्क श्रम था। वेगार या निःशुल्क श्रम, ठीक है। अब ये कर के रूप में कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि कोई राजमिस्त्री है, निर्माण कार्य कर रहा है और शाम का समय है, वो किसी के मकान को बना रहा है और वो जा रहा होगा, रास्ते में आप उसको रोक लिए होंगे, पूछे होंगे, और भाई रामलाल जी कैसे हो? बस बढ़िया है यार, कहाँ पर हो? अभी बस एक काम करके जा रहा था। यार रामलाल भाई थोड़ा सा आ जाओ यार, हमारा जो वो घर का जो दाएं वाला हिस्सा है ना, उसके एक पिलर से 3-4 ईंटें निकल गई हैं। भाई आ गए हो तो थोड़ा सा चल के देख लो। नहीं साहब थोड़ा लेट हो रहा है साहब। अरे देख लो यार, आओ चाय पीते हैं, बस थोड़ा सा देख लेना। उनको आप लेकर के गए तो 3-4 ईंटें वो सही कर दिए और उसके बदले में उनको चाय पिला करके भेज दिए। तो क्या है, एक तरीके से बेगारी ही है, निःशुल्क श्रम आपने करवा लिया। शोषण भी होता है ऐसे, लेकिन वहां पर क्या था कि यहां पर विष्ट का तात्पर्य है कि जब राजा महाराजा के वहां आपको एक दिन बेगार करना ही होता था, अपनी अपनी कुशलता के आधार पर जाकर के आपको वहां पर कार्य करना होता था। तो ऐसे इसको विष्ट कहा जाता है, बेगार कहा जाता है, निःशुल्क श्रम कहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं, हम ही से बहुत सारे लोग बेगारी करा लेंगे। अरे बेटा आ गए हो, गांव आ गए हो, जब मैं कभी गांव जाता हूं, अच्छा आ जाओ, देख लो ये मोहन सोहन पढ़ाई कर रहे हैं, देख लो कैसा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा 2-3 घंटे का ज्ञान दे दो, थोड़ा इनको भी बताओ कैसे आईएएस बनना है, कैसे पीसीएस की तैयारी करनी है, या फिर हायर एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है। हम बड़े तनाव में आ जाते हैं कि 3 घंटे में हम कौन सा ज्ञान दें। तो 3 घंटे में ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको हम बता दें और बच्चा जो है सिलेक्शन को पा जाए या सही रास्ते पर चलने लगे। अगर ऐसा होता तो आप 200-300 घंटे से क्लास कर रहे हैं, इसमें पूरा नहीं हो जाता। लेकिन नहीं, ताऊ जी का दबाव है, अब भाई शहर से पढ़ करके गया हूं तो करना पड़ेगा। तो 3 घंटे में पता नहीं क्या क्या पढ़ाना होता है, ऐसे तैयारी करो, वैसे तैयारी करो, जंग जीत जाओगे, ये है वो है। फिर उसमें से कुछ चीज़ें जैसे उदाहरण लेकर के बताते हैं, लेकिन समझ रहे हो ना, उसका कोई विशेष मतलब नहीं बनता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए, आप लोग आनंद लेने लगते हैं और आप लोग भी जब घर जाते होंगे तो मोहन भैया इलाहाबाद से, दिल्ली से, लखनऊ से, ठीक है, इंदौर से, जयपुर से आए हुए हैं, अन्य और भी शहरों से। आज मुझे बताया कि सर वहाँ पर पढ़ाई कैसे होती है भैया, हमें भी थोड़ा सा पढ़ा के दिखाओ। भैया तनाव में आ जाते हैं और बगल में भैया के पापा बैठे रहते हैं, पापा एकदम चौड़ा हो रहे हैं, ताऊ जी बेटा आज दिल्ली से पढ़ के आया है, मुखर्जी नगर से, अभी देखो क्या क्या बताएगा। अब बेटे से पूछो कि अंदर उसकी स्थिति क्या हो रही है, और बगल में जो है गाँव के और भी लोग हैं, बगल में 2-4 रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं, बगल में वो भी बैठी हुई हैं जिनके साथ आप कसम खा करके तैयारी करने गए थे। अब सबके बीच में आप बैठे हैं और तैयारी करके आप आए हैं, तो जरा कुछ बताइए। और पिताजी ऐसे होते हैं कि बार बार चौड़ा होते हैं, बोलते हैं अरे कुछ पूछो तो अपने मोहन से, सब बताएगा। मोहन की स्थिति पूछो, उसको लगता है कि औजार और हथियार होता तो कई इंच छोटा कर देते। तो ऐसी स्थिति बनती है जो है ना। चलिए, छात्रा सोचती हैं कि सर हमको नहीं बोलते हैं, वो मोहन का मतलब मोहनी भी होता है। जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है ना, तो a+b के होल स्क्वायर में 2ab अपने आप उसके अंदर छिपा रहता है। a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab।
तो जो 2AB है ना वही है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं मोहन तो इसका मतलब कि उसमें आप लोग भी हैं, तो नाराज मत होइएगा। चलिए बिष्ट नामक कर। चलिए अगला कर देखिए, बहुत कर के बारे में चर्चा हो गई। बलि, बलि नामक जो कर था इसको बोलते थे धार्मिक कर, ये धार्मिक कर था। अच्छा एक बात यहीं पर मैं और पूछना चाह रहा हूं, ये बलि नामक कर वैदिक काल में भी लिया जाता था, वैदिक काल में भी लिया जाता था। और वैदिक काल में एक पूर्व वैदिक काल था और दूसरा उत्तर वैदिक काल था, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो बलि जो था यह एक धार्मिक कर है, लेकिन बलि पूर्व वैदिक काल में भी बलि नामक कर लिया जाता था और उत्तर वैदिक काल में भी बलि नामक कर लिया जाता था। यहां पर मुझे यह बताइए कि पूर्व वैदिक काल में जो बलि नाम से कर लिया जाता था वह किस प्रकार का कर था? क्या उसको शासक को या राजा को, है ना, कंपलसरी था देना? जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल नहीं। यानी कि पूर्व वैदिक काल में बलि जो था वह एक प्रकार का कर था, लेकिन इच्छा पर, स्वेच्छा से आप देते थे, स्वेच्छा से। उत्तर वैदिक काल में आपको जरूरी था देना, जरूरी था देना। तो ये भी आप याद करते हुए चलिए अगले कर की तरफ बढ़ते हैं भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कर है आपका जो कि बहुत महत्वपूर्ण यही रहे, शुल्क। शुल्क नामक कर लिया जाता था। ये चुंगी कर है, जैसे चुंगी देते हैं ना, चुंगी कर। और इसके बाद हरिलाकर नामक कर, हरिलाकर। ये हरिलाकर नामक कर लिया जाता था, हलों पर लगने वाला कर था। ये हलों पर लगने वाला कर, ये हरिलाकर होता था, ठीक है। इसके अलावा और भी था जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब ये कर किस पर लगता था? विशेष करके भूमि पर। तो आइए भूमि के प्रकार की बात कर लें। अब देखते हैं कि भूमि के प्रकार, भूमि के प्रकार। अब भूमि के कितने प्रकार हैं, अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी है, ठीक है। लेकिन ये होता है, एक होता है सामान्य, जिसको सबको स्वीकार करना होता है। तो चलिए भूमि के प्रकार में पहला पॉइंट हम लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं क्षेत्र। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसको याद कर लेना, याद कर लेना। क्षेत्र का मतलब होता है खेती के उपयुक्त जमीन, खेती के उपयुक्त भूमि, यानी खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, याद कर लेना। दूसरा लिखिएगा वास्तु। वास्तु यानी कि ऐसी भूमि जिस पर आप निवास कर सकें, निवास कर सकें, ऐसी भूमि को वास्तु कहा जाता था। तीसरा जो है उसको लिखिएगा गोचर। गोचर, गोचर यानी कि पशुओं के लिए गाय, चर यानी कि चरना, तो यानी कि चारागाह भूमि, चारागाह भूमि। चौथा देखिएगा सिल। सिल, जो भूमि जोती नहीं जाती थी, जो भूमि जोती नहीं जाती थी, जोती नहीं जाती थी। अगला लिखिए अप्रहत। अप्रहत, बिना जोती गई जंगली भूमि, बिना जोती गई जंगली भूमि। अगला लिखिए छठा अप्रदा। जयाप्रदा मत लिख दीजिएगा। विवादास्पद भूमि जिसे किसी को न दिया गया हो, विवादास्पद भूमि जिसे किसी को न दिया गया हो। तो ये तो भूमि के ऐसे प्रकार हैं जिनको आपको तुरंत याद कर लेना है, तुरंत याद कर लेना है बेटा, तनिक भी रुकना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, क्षेत्र, वास्तु, गोचर, सिल, अपरहत, अप्रदा। चलो मेरे साथ बोलो, फटाफट बोलो।
खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्या कहते हैं? जो लोग इस समय लाइव क्लास कर रहे हैं अपने अपने मोबाइल के सामने, अपने अपने घर के लोगों के सामने तेजी तेजी से बोलेंगे मेरे साथ। खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र। निवास कर सकने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? वास्तु, वास्तु, वास्तु। चारागाह भूमि, ऐसी भूमि जहां पर पशुओं की चराई की जाती, पशु चरने के लिए जाते होंगे, क्या कहते हैं? गोचर, गोचर। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको सिल कहते हैं, इसको सिल कर दीजिए। यह पूरा सिला, मतलब सिला हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं? सिल। जो भूमि जोती नहीं जाती थी, बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या बोलते थे? अप्रहत, अप्रहत। अरे 3-4 बार बोलो, शर्माओ नहीं कि मतलब बड़े हो गए हैं 35 साल के। आप में से कुछ तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो सोचते होंगे अप्रहत अप्रहत करेंगे तो उनका बालक भी पीछे से अप्रहत अप्रहत करेगा। कई बार ऐसे होता है, मैं आपको बता दूं, कई बार मैं जूम पर क्लास लेता हूं तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी क्लास करते हैं उस टाइम, तो कई बार उनके बच्चे भी आ जाते हैं, वो जिद करने लगते हैं कि गुरुजी की क्लास हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। बच्चों को लगता है गुरुजी मनोरंजन कर रहे हैं, और मम्मी पापा को लगता है, विशेष करके मम्मा लोग जो क्लास लेती है ना, उनके साथ ऐसी समस्या रहती है। पापा लोग तो साइड में कर देते हैं बच्चों को, लेकिन मम्मा लोगों का अपना एक अलग प्यार होता है, तो वो बीच बीच में बोलती रहती हैं, बेटा क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है। वो बोलता है इतनी उम्र हो गई है, अभी क्लास कर रही हैं आप, कब तक क्लास करेंगी? बाकी अब हमारे लिए क्लास की, समझ रहे हैं ना भाव। चलिए अप्रता, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उम्र का मतलब ये नहीं सोचिएगा, मतलब जज्बात है ना। बाकी तो आप लोग ऐसे योद्धा हैं कि जो संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी हमारे बहुत सारी छात्राएं हैं भाई, मैं उनको तो सल्यूट करता हूं। आप लोग बुरा मत मानिएगा, अपना अथाह प्रेम है, आप लोग हमारे लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं। कभी कभी हास्यास्पद बातें हो जाती हैं, लेकिन उस बात को भी भूलना नहीं है। जब आप लोग क्लास करती होंगी तो बच्चे परेशान करते हैं आकर के, अरे अभी भी मम्मा पढ़ रही हैं। पता है कि किसी का फ़ोन आता होगा तो मम्मा पढ़ रही हैं, वो पागल हो जाता होगा। अप्रदा, विवादास्पद भूमि जिसे किसी को न दिया गया हो, ऐसे को अप्रदा बोलते हैं। इसके अलावा भाई और भी भूमि है। आप कहोगे सर कितनी भूमि है? परीक्षा में जितनी भूमि पूछा जाएगा उतनी भूमि हम पढ़ाएंगे। नारद के अनुसार भूमि की अपने अलग प्रकार है। नारद मुनि क्या बोलते हैं भाई? नारद के अनुसार भूमि के प्रकार। नारद के अनुसार भूमि के क्या प्रकार है? बस नाम लिखूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। चलिए देखिए, अर्धखिल कई बार पेपर में आ जाता है, तो भाई क्या करें? जिस भूमि पर 1 वर्ष से खेती न की गई हो, 1 वर्ष से खेती न की गई हो। भाई देखो, क्लास अगर ठीक लग रही हो, समझ में आ रहा है, तो यार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, करा लो। तो 400 एप्लीकेशन देख करके भी बुरा लगता है अपने को। मैं तो ओपन ही नहीं करता हूँ कि कितने लोग डाउनलोड किए हैं। अब आप लोग घर पर रहते हैं ना, सबके घर पर 2-4-10 सिस्टम रहता है, दोस्त रहते हैं सबके, और उनसे बोलो थोड़ा सा। आजकल बड़ा ड्रामा है मार्केट में भाई, मैं सच बता रहा हूँ तुम लोगों को। आजकल मार्केट में इतना ड्रामा है कि कई सारे दोस्त अपने पास फ़ोन करते हैं, अरे यार अपना तो 2000 एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। एडमिशन उनके पर 5 भी नहीं रहता है। इसके लिए तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 400 एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ है, जिसमें से 250 से ऊपर एडमिशन अपने पास हैं। इसके लिए तो मतलब हृदय से सैल्यूट है आपको। लेकिन जब वे लोग इस बात को कहते हैं कि अपने पास तो 2500 एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, मैं पूछता हूं एडमिशन कितना हुआ, पता लगा कि 50 भी नहीं पहुंचा है, तो अंदर लगता है कि यार फिर कुछ करो ना फिर। लेकिन नहीं, फिर भी मार्केट में ये सारी चीजें होती हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, उसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जिन पर 10,000, 20,000, 50,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए ना बनिए, उनकी तरह ना बनिए, करवाइए। अगर ऐसा है तो करिए, पढ़ाने के तो हम पढ़ा ही रहे हैं। तो 1 वर्ष से खेती ना की गई हो, उसे क्या करते हैं? अर्धखिल कह रहे हैं। दूसरा क्या है भाई? नारद ने दूसरे प्रकार की भूमि को क्या कहा? खिल। तो खिल पर जिस भूमि पर 3 वर्ष तक खेती ना की गई हो। लीजिए, 3 वर्ष से खेती न की गई हो। अगला क्या है? तीसरा, वन, जिस भूमि पर 5 वर्ष से खेती ना की गई हो। लीजिए, 5 वर्ष से खेती ना की गई हो। इसके अलावा अमरकोश में जो है 12 प्रकार की भूमि का वर्णन है। लिखिए, अमरकोश में अमर सिंह की जो अमरकोश है, अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन है। क्या है? 12 प्रकार की भूमि का वर्णन है। अब उसमें
बहुत सारे भूमि हैं जिनमें हम आपको बता दें, एक तो है उर्वरा भूमि, दूसरा है ऊसर भूमि, तीसरा है मरुभूमि, चौथा है अपृहत, पांचवा है शाद्वल, छठा है पंकिल, इसके बाद है जल प्रायम नुपम। क्या नाम है? जल प्रायम नुपम, जो पानी भर जाता है। इसके बाद है कच्छ। इसके बाद क्या है भाई? शर्करा। इसके बाद शर्कावती, सरकावती। इसके बाद नदी मातृक। ठीक है, नदी मातृक को बोलते हैं नदी से सींची जाने वाली भूमि। नदी से सींची जाने वाली भूमि। कुछ लोग सोचते हैं YouTube पर फ्री में क्लास चल रहा है, एडमिशन लेने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। अरे बेवकूफ, बिना गुरुदक्षिणा के जो है ज्ञान नहीं मिलता है, और बिना गुरुदक्षिणा के समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो एडमिशन ले लो, कोई 10-20 हज़ार फीस नहीं है, दोबारा फिर पढ़ नहीं पाओगे शशांक सर से, फिर ऑफलाइन दौड़ोगे, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। और 12वां है देव मातृक। अच्छा, उन विद्यार्थियों को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक अलग तरीके से सपोर्ट किया है, और जिनके सहयोग से बहुत जल्दी हम लोग और बहुत बड़े तरीके से क्लास को अपने करने वाले हैं। मैं अभी उन विद्यार्थियों का नाम नहीं लूँगा, उन विद्यार्थियों का नाम मैं अभी कुछ दिन के बाद एक लिस्ट आपके बीच में मैं रखूँगा जिन्होंने सहयोग किया है, और थोड़ा सा आप इशारा समझ गए होंगे। उन विद्यार्थियों का नाम मैं सबका अच्छे से आपके बीच में रखूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं, और मैं शशांक पाठक उन्हें मैं सैल्यूट करता हूँ। आप उन विद्यार्थियों को जिन्होंने विश्वास जताया है, और जल्द ही क्लासेस अपनी डिजिटल बोर्ड, कैमरा, इन सब पर अपनी क्लासेस होंगी। तो मैं आपकी लिस्ट मेरे पास जल्दी आ जा रही है, और मैं उन विद्यार्थियों को स्पेशल धन्यवाद दूंगा जिन्होंने विश्वास किया है और हमेशा एक एक कदम आगे बढ़ कर के मेरा सहयोग किया है, और शशांक IAS को बेहतर करने का प्रयास, उनका अपना प्लेटफॉर्म है, उस प्रकार की फीलिंग के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी विद्यार्थियों ने जिन्होंने इस प्रकार की क्लास को लाने के लिए निरंतर हमारा सहयोग आपके द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही डिजिटल बोर्ड और कैमरा इन सब के माध्यम से अपनी क्लास को बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और मैं आप सभी को स्पेशल धन्यवाद दूंगा लाइव आकर के। तो जल्द ही मैं आपसे मुलाकात करूंगा उस स्तर पर। बाकी देखते रहें। देव मातृक। देव मातृक ऐसी भूमि होती है वर्षा द्वारा सिंची जाने वाली भूमि। वर्षा द्वारा सिंची जाने वाली भूमि। आप लोग कहोगे कि सर अपनी इतनी भूमि है ही नहीं, इतनी भूमि पढ़ा दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी भूमि है भाई, और भी भूमि, अन्य भूमि, अन्य प्रकार की भूमि। लिखिए, अन्य प्रकार की भूमि। जैसे आप देखेंगे शतक भूमि। शतक भूमि क्या होता है? ठीक है, जिस पर निजी स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व वाली भूमि, निजी स्वामित्व वाली भूमि। दूसरा अदेव मातृक, ये तो हमने बता ही दिया। अग्रहार, अग्रहार ये होता है ब्राह्मणों को, ठीक है, दी जाने वाली करमुक्त भूमि। ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि, करमुक्त भूमि। ठीक है, अब थोड़ा सा इतनी सारी भूमि की हम बात कर लिए हैं, तो भूमि के नियम भी तो पढ़ लेना चाहिए। भूमि संबंधी नियम, भूमि संबंधी क्या नियम था? ठीक है, तो गुप्तकालीन अभिलेखों में भूधारण पत्र से संबंधित 6 शब्दावलियां मिलती हैं। ठीक है, 6 शब्दावलियां भूमि संबंधी नियम में। नंबर 1 है नीवी धर्म। ये सब आपको याद रखना होगा। नीवी धर्म, नीवी धर्म क्या है? मतलब भूमि सदा अपरिवर्तित रहेगी, नीवी अर्थात यानी कि मूलधन। नीवी धर्म जिसको हम लोग मूल धन बोलते हैं। कई लोग सुनते होंगे ना आप लोग, की जमीन के लिए कहते हैं कि ये मेरा मूलधन है, ठीक है, यह अचल संपत्ति है मेरी। दूसरा अक्षय नीवी,
वह भूमि जिसका क्षय ना हो, वह भूमि जिसका क्षय ना हो। अगला लिखिए, अब अप्रदा, अप्रदा धर्म, ठीक है, वह भूमि लिखिएगा किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को दान न दी जाने वाली भूमि, न दी जाने वाली भूमि। अगला, निवि धर्म क्षय, ऐसी भूमि जिसे दूसरे को भी देने का अधिकार हो, देने का अधिकार हो, मतलब आप अपनी भूमि को दे सकें। अगला, अगला लिखिएगा अप्रदानिवी धर्म, दान में पाई गई भूमि, दान में पाई गई भूमि जिसे आप किसी और को ना दे सकें, मतलब आपको कोई दान में दिया है लेकिन आप उसे किसी और को नहीं दे सकते हैं। और एक लास्ट लिखिएगा, भूमि छिद्र न्याय, ठीक है, ऐसी भूमि जिसका विक्रय न किया जा सके, विक्रय न किया जा सके, ठीक है। तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे। कई बार कहते हैं कि जो डॉक्टर डीसी सरकार का मत है कि जो भूमि छिद्र न्याय भूमि है वह बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, ऐसी कुछ बातें हैं। खैर, इसको छोड़िए, आइए अब हम बात करते हैं आपसे अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। चलिए, भूमि की माप की इकाई। अगला, भूमि माप, यानी कि भूमि माप की इकाई। तो गुप्त काल में भूमि माप की क्या इकाइयां होती थी, बस उसको आप सीधे याद कर लीजिए, बाकी और कुछ नहीं। पाटक, पाटक नामक इकाई होती थी। निवर्तन, निवर्तन नामक इकाई होती थी। इसके बाद नड़ नामक इकाई होती थी। कुल्यावाय नामक इकाई होती थी। कुल्यावाय, अब ये क्या है, सब ऑप्शन में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा द्रोणवाप होता था। इसके अलावा आड़वाप होता था। तो ये सब जो है भूमि नापने की इकाई होती थी। कई बार परीक्षा में आपसे ये प्रश्न जो है पूछा गया है। आइए अब हम बात करते हैं, जिस भूमि पर हम लोग कृषि करते हैं उसमें वर्षा और सिंचाई की बात कर लेते हैं। वर्षा एवं सिंचाई की बात करते हैं। आप लोग थक तो नहीं रहे ना, प्लीज मुझे बताइए। ऐसा तो नहीं कि आप लोग बोर हो रहे हैं। देखिए, जब क्लास मेहनत वाली होती है तो थकान सी होती है। तो वर्षा एवं सिंचाई, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या है, वराह मिहिर की पुस्तक बृहद संहिता में वर्षा के बारे में चर्चा की गई है। ये भी मैं आपको बता दूं। वराह मिहिर की पुस्तक बृहद संहिता में, बृहद संहिता में वर्षा की चर्चा की गई है, ठीक है। कहा जाता है कि गुप्त काल में कुछ ऐसे शब्दावली हैं जिनका इनसे सिंचाई से रिलेटेड उल्लेख हुआ है, उसके बारे में हम बात कर लें। जैसे आप देखेंगे कि अर्घट, अर्घट, अर्घट कहते हैं इसको, अब विशेष करके रहट के रूप में भी जाना जाता है, रहट, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये घंटी यंत्र हुआ करता था, घंटी नुमा यंत्र,
घंटी नुमा यंत्र। ठीक है, और ये अर्घट क्या है कि रस्सी इसी पर लगा दी जाती थी, उसी से पानी को खींचा जाता था वो। और एक तो घंटी नुमा यंत्र था और दूसरा अर्घट का मतलब होता था कि ऐसा गोलाकार होता था, इस पर रस्सी लगा करके पानी को खींचते थे। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे अर्घट। दूसरा कोई विशेष महत्वपूर्ण शब्दावली और नहीं है। ठीक है, जो इसी को रहट बोलते थे, घंटी नुमा यंत्र होता था। ह्वेनसांग इस बात को कहता है, ह्वेनसांग। इसके अलावा अब हम बात करेंगे महाजनी की। भूमि है, पैसा है, महाजनी व्यवस्था यानी कि महाजन, इन्हें बोलते हैं शाहूकार। जब भी इनका नाम आता है तो आपको अमिताभ बच्चन की फिल्में याद आती हैं, है ना। महाजन जो लोग होते हैं, जब जरूरत पड़ती है आप महाजन के पास जाते हैं, उनसे पैसे लेकर के आते हैं ना, तो आपके मतलब जब आप पैसे लेकर के आते हैं तो उस पर आपसे ब्याज लेते हैं, सूद लेते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? पुरानी फिल्मों में कई बार आप देखे होंगे अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती, इसके साथ ही साथ मनोज कुमार, दिलीप कुमार, इन सब की फिल्मों में कुछ ऐसा होता था परिवार में कि स्थिति खराब हो जाती थी। परिवार के लोग, माँ बाप महाजन के पास जाते थे, पैसे लेकर के आते थे परिवार की परवरिश। राजकुमार साहब ने, राजकुमार एक ऐसे हीरो थे जो ये सब काम नहीं करते थे। वो कभी भी फिल्मों में काम किए हैं, एक दो फिल्मों को छोड़ करके किसी भी परिवार की स्थिति नहीं खराब होती है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती और बाकी हीरो की फिल्मों में एक अलग प्रकार का आनंद है। तो अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म थी आज का अर्जुन, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। उसमें कुछ अच्छे अच्छे गाने भी हैं, बाकी बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जिनको याद होगा। हमें भी दो तीन लाइनें याद हैं, पता नहीं कौन सा, गोरी है कलाइयाँ, पीली है कलाइयाँ, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा कोई भी भाषा शब्द प्रयोग किया जाता है उसका अपना एक अलग अर्थ होता है, उसको दूसरे इंटेंशन में आपको मत लिख के जाइएगा। इसी बहाने हमारा तात्पर्य होता है कि आप उस फिल्म को देखें और उसमें उस समय की स्थिति के बारे में। अब इस गाने को बोलने का मतलब है कि कई सारे छात्र छात्राओं को याद आ गया होगा, बहुत गुनगुनाए हुए होंगे। गलत कह रहे हैं, और गलत क्या है, गाया गया है तो आपके बीच में गाने से क्या है, मैं सुनाऊंगा नहीं, लेकिन अब आप समझ गए। उस फिल्म में देखिएगा अमिताभ बच्चन साहब जो होते हैं ना, वो ठाकुर अमरीश पुरी, दोनों के बीच में कहानी। खैर वहाँ पर ठाकुरों की कहानी है, लेकिन आप वहाँ पर देखेंगे कि उसी प्रकार से जब आप उधार लेते हैं और साहूकारों का नाम उस पर होता है, मुंशी जी का नाम होता है, आप देखेंगे कि उनके मुंशी होते हैं और भी अलग साहूकार होते हैं। जब आप उनके पास जाते हैं, उनसे पैसे लेकर के आते हैं, फिर वो उस पर पैसे पर ब्याज में पैसे देंगे, फिर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। एक समय के बाद आप अपने खेत को गिरवी रख देंगे, माँ बाप की जो भी माँ की संपत्ति जेवर हैं उसको गिरवी रख देंगे, और अंत में वो ठग लेगा आपसे। फिर बड़ा होकर के आप कसम खाएंगे कि माँ, जब तक मैं ठाकुर रक्त को धरती पर ना गिरा दूँ तब तक चैन नहीं। तो उसी प्रकार से साहूकार होते थे, कर्ज देते थे। लेकिन एक बात मैं आपको बताया साहब, कर्ज दे करके उस पर ब्याज लेना बुरा नहीं है, इस बात को आप एकदम समझिएगा। कर्ज दे करके उस पर ब्याज लेना बुरा नहीं है। ब्याज तब बुरा हो जाता है जब सामने वाले की स्थिति को जानते हुए उस ब्याज पर ब्याज आप लगाने लगते हैं, उसे प्रताड़ित करके, शोषण करके, तनाव दे करके, दबाव बना करके जब आप उस पर लेते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। कहीं कि आपके लिए सहयोग करता है, आप मार्केट से पैसे उठाते हैं कर्ज के रूप में, आप बिजनेस व्यापार करते हैं, लाभ कमाते हैं, पैसे वापस कर देते हैं, आपका व्यापार बिजनेस अच्छा चलता है। अब अलग बात है, कुछ लोग अलग प्रकार से व्यापार कर लेते हैं, पैसे डूब जाते हैं, लेकिन फिर भी। लेकिन दिक्कत क्या था कि इस पर मैं आपको बता दूं, मैं यहां पर महाजन और साहूकार के ब्याज पर बुराई नहीं कर रहा हूं। कहा जाता है कि 15% जो ब्याज लेता था, ठीक है, ब्याज, वो सही था। इसके अलावा कहा जाता है कि जो समुद्र यात्रा मतलब समुद्र पारी मतलब व्यापार करता था, उस पर 20% का ब्याज। तो इतने परसेंट ब्याज जो है उस समय लिए जाते थे। मनु ने 4 प्रकार के ब्याज की बात की है। मनु ने 4 प्रकार के ब्याज की बात की है, 4 प्रकार के ब्याज की बात कही है। अब ये 4 प्रकार के कौन कौन से ब्याज हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, मनु ने कही है बस। इसके अलावा गौतम प्लस बृहस्पति ने 6 प्रकार के ब्याज की बात कही है। इनके ब्याज को पूछा गया है, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। लिखिए, भोग लाभ यह भी एक ब्याज है। कारित यह भी एक ब्याज है। कालिक, कातिल मत लिख लीजिएगा, कालिक यह भी ब्याज है। कायिक यह भी एक ब्याज है। चक्रवृद्धि, नाम सुनते ही ब्याज याद आ रहा है।
शिखा वृद्धि, ये भी एक ब्याज है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इस प्रकार के ब्याज का उल्लेख आपको देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ कुछ और शब्दावली हैं जिन पर आप यहां पर देखेंगे, चलिए उन पर भी बात कर लेते हैं। बस 5 मिनट की और अपनी क्लास है। गुप्त काल में श्रेणी की चर्चा की जाती है। जरा आप यहां पर देखेंगे कि श्रेणी क्या है। तो थोड़ा सा बस मैं आपको यहां पर हिंट करूंगा, बाकी कल इनके बारे में हम बात करेंगे। श्रेणी जो है संगठित व्यापारिक एवं औद्योगिक समूह को श्रेणी कहा जाता है। संगठित व्यापारिक औद्योगिक समूह को श्रेणी कहा जाता है। अब श्रेणी के बारे में विस्तार से परिचर्चा, श्रेणी के सहायक कौन कौन से हैं उन पर सब पर परिचर्चा हम गुप्तकालीन व्यापार पर आपसे करेंगे। तो आज की क्लास इतने ही, यहीं पर आज की क्लास को समाप्त की जाती है। कल हम आपसे व्यापार, बिजनेस और श्रेणी के बारे में बात करते हैं। तो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, किसी प्रकार की दिक्कत आए भाई, आप मुझे 80100, मैं बार बार कर रहा हूँ 45904, फिर कह रहा हूँ कि मैसेज कर सकते हैं। बेटा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, सब्सक्राइब करना चैनल को और लोगों को बताना यार, ठीक है। तो फिर वही अपने शब्द हैं कि आशा करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को आज की क्लास बहुत ही सहज और सरल तरीके से समझ में आई होगी। और निश्चित रूप से आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यवान भी है, और हम लोग और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।